नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पहले प्रश्न पत्र के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र की वह इकाई जिसमें छोटी छोटी इकाइयों में चीज़ों को बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हम जनसंख्या के अध्ययन की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जनसंख्या अध्ययन के दायरे में आता है, और वही हम किसी इंस्टीट्यूट की अध्ययन की बात करें तो वह सूक्ष्म यानी कि माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के दायरे में आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी विषय का अलग अलग पार्ट में उसे डिवाइड करके इकाई के रूप में उसका अध्ययन करता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। 12th क्लास में 11th इकोनॉमिक्स में आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और अब इसे हम बड़े पैमाने पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र जो है यह पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का है। अगर आपके सिलेबस से यह क्वेश्चन पेपर थोड़ा भी मैच होता है तो यह आपके लिए बहुत काम की बात है, और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से परीक्षा पैटर्न रहता है ताकि आपकी मदद हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया है, और जो नंबर मिलेंगे आपको टोटल वह है 40 नंबर। आइए शुरुआत करते हैं। एक उद्योग का विश्लेषण होता है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का पेपर है, तो उससे ही संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक उद्योग का विश्लेषण होता है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। यह अंतर आपने अगर समझ लिए, शब्दों के अर्थ को समझकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत के बराबर है। प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत के बराबर है। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको ढूंढना है, सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन पेपर है, इसे सॉल्व कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, और अपनी तैयारी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, PYQ के आधार पर मजबूती प्रदान कीजिए। तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव है मुद्रा की तरलता पसंदगी का सिद्धांत का प्रतिपादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस अर्थशास्त्री का है। तो इसका उत्तर भी आपको ढूंढना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं उत्तर ढूंढकर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अभी कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि इनका आंसर आपको पता था या नहीं, और साथ ही आपको अगर नहीं पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप फिर उसका आंसर ढूंढेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। अगर मैंने आंसर बता दिया तो आप अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। इसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों, जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति हो जाती है, मतलब कि जितनी मुद्रा की डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा आप मुद्रा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। लेकिन अगर मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो वहाँ पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। कई बार सरकारें इसी तरह से मुद्रा का मूल्य बढ़ाती है। वो क्या करती है कि मुद्रा की पूर्ति में कमी कर देती है, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है और उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन आप समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न आप देखते हैं, नोट निर्गमन का कार्य कौन करता है। तो यह बहुत सिंपल है। नोट निर्गमन का कार्य कौन करता है, केंद्रीय बैंक। और हमारा केंद्रीय बैंक है RBI, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई वर्ष 1935 में। दोस्तों, RBI 5 रुपये से लेकर आगे की बड़ी बड़ी मुद्राओं का जो करता है निर्गमन, और जो 1 रुपये और 2 रुपये की सिक्के हैं या फिर नोट हैं, इनका जो निर्माण है वह सरकार करती है, भारत सरकार। और इनका कौन करता है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक के अभी 2023 में गवर्नर है शक्तिकांत दास। हालांकि ये बात अलग है, जीके वाली बात है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 5, जिनके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, और टोटल 10 नंबर का है सेशन है।
अब यहाँ पर आप देखते हैं आर्थिक कल्याण की अवधारणा को समझाइए। आर्थिक कल्याण की अवधारणा को समझाइए। इसके बाद आता है सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए। यहाँ पर आपको समझाना है, ना कि उसमें अंतर डिफाइन करना है। अब अगला तीसरा प्रश्न है प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं। प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में प्रश्न आता है सीमांत और औसत उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है मुद्रा संकुचन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है बैंक क्या है, और इसके अथवा में प्रश्न है जन धन योजना को समझाइए। जन धन योजना सरकार की योजना है और यह भी सिलेबस में है, इसके कारण इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब हम आते हैं सेक्शन सी में। दोस्तों अब जो सेक्शन सी है यहाँ पर 5 प्रश्न आपको 5 नंबर के मिलेंगे। 5-5 नंबर के 5 प्रश्न मिलेंगे, जिनके लिए आपको टोटल 25 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को समझाइए। तो सिर्फ आप अगर व्यष्टि और समष्टि के शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं तो आप इनकी परिभाषा, आप इनके अंतर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है, जैसे ये छोटा सा अक्षर है, व्यष्टि का अर्थ होता है कि यह छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। समष्टि एक बड़ा अक्षर है, इसका मतलब क्या हुआ, समष्टि बड़े क्षेत्र का अध्ययन करता है। जैसे जनसंख्या की बात हुई तो व्यष्टि कुछ क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करेगा, समष्टि पूरे देश की। व्यष्टि किसी एक इकाई के अध्ययन करेगा, समष्टि पूरे अर्थव्यवस्था की इकाई करेगा। व्यष्टि जो है वह प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करता है, तो समष्टि जो है वह जीडीपी मतलब कुल सकल घरेलू आय का अध्ययन करता है, संपूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। इस तरह से आप केवल शब्दों के अर्थ से ही बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न आता है एक 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए। आय के चक्रीय प्रवाह आपको समझाना है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर टॉपिक्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ, और BA सेकेंड ईयर करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल में, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं, और आय के चक्रीय प्रवाह को भी काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। हालांकि अगर आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो या फिर कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अथवा में प्रश्न आता है गुणक क्या है, और गुणक के रिसावों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। इसके बाद आता है इसके बाद इसका अथवा प्रश्न आता है ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है मुद्रा के कार्यों की विवेचना कीजिए। मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। इसके अथवा में प्रश्न है साख नियंत्रण की विधियों की विवेचना कीजिए। साख नियंत्रण की विवेचना कीजिए, प्रश्न 11 है। और इसके अथवा में है बैंकों के प्रकार बताइए। सहकारी बैंक या फिर ग्रामीण बैंक या फिर कृषक बैंक, अलग अलग प्रकारों के बारे में आप बताइए। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला प्रश्न पत्र है वह सॉल्व होता है, यानी कि मैंने आपको बताया हूँ, सॉल्व तो नहीं किया हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ ना मिले और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसमें अच्छी जानकारी लेकर और आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाकर पोस्ट करूँ। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मुसीबतें और कठिनाई वीरों को डरा नहीं सकती, ये तो इन्हें और वीर बनाती है। लोहे को लोहे से पीटा जाता है, यानी उसे उतनी ही मजबूती से मारा जाता है जितना मजबूत वो है। वह फिर आगे चलकर और ज़्यादा मजबूत बनता है। लोहे से कई सारी मजबूत चीज़ें बनती है, जबकि सोने से हल्की सी धातुएं, मतलब जिसे जितनी मार पड़ती है वह उतना ही बेहतर बनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार सहते रहें। मुसीबतों के खिलाफ लड़ें और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।